सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाब होने वाले पीडीएम के चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन बिल आखिर जारी कर दिया। मगर अली हैदर गिलानी के वीडियो स्कैंडल पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त गुजारों को हिदायत की है कि वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले अफराद को दरखास्त में लाजमी फरीक बनाया जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों ने नंबर गेम पूरा करने की कोशिशों को मजीद तेज कर दिया है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस, मिनिस्टर एनक्लेव और मुल्का पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के हाउसेज में सेनेटर्स के लिए नाश्ते, जोहराने और इशाइयों के एहतमाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत ने सादिक संजरानी और पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार नामजद किया है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक सेनेट के 100 रुकनी ऐवान में ऑपोजिशन को हुकूमत के मुकाबले में इस वक्त 4 वोटों की बरतरी हासिल है। वो कैसे, ये आपको बताते हैं। ऑपोजिशन के सेनेटर्स की तादाद 53 और हुकूमत और इत्तेहादियों की ऐवान में तादाद 47 है। इसहाक डार इस वक्त पाकिस्तान नहीं आ सकते, जिसके बाद ऑपोजिशन की तादाद 52 रह गई है और बलूचिस्तान से आज़ाद सेनेटर अब्दुल कादिर की पीटीआई में शमूलियत के बाद हुकूमती वोटों की तादाद अब बढ़कर 48 हो गई है। हुकूमत एएनपी के 2 में से 1 रुकन की हिमायत का दावा भी कर रही है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और अगर उस उम्मीदवार को भी शामिल कर लिया जाए तो हुकूमती अरकान की तादाद 49 हो जाती है और अपोजिशन के पास 51 वोट रह जाएंगे। तो यह मुकाबला मजीद करीब आ जाएगा और हुकूमत को तब भी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए अपोजिशन के 2 सेनेटर्स की हिमायत चाहिए होगी, जबकि अपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम की हिमायत के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। अपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए बज़ाहिर तो 51 वोटों की अक्सरियत हासिल है, मगर यह वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होगी और इसमें नताइज का ग्राफ गैर मुतवक्के तौर पर किसी भी वक्त बदल सकता है। यानी यूसुफ रजा गिलानी 51 से ज्यादा भी वोट ले सकते हैं और यह भी हो सकता है कि खुफिया राय शुमारी के दौरान उनके वोटों की अक्सरियत कम हो जाए और वो इलेक्शन हार जाएं। अब ये पूरी सूरत हाल है। कल अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे सेनेटर और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी कर लिया था और आपको अच्छी तरह याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें टिकट मिला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की जानिब से, वहाँ की मकामी क़यादत की जानिब से बड़ा शदीद एहतजाज उनके खिलाफ सामने आया था, बड़ा एतराज़ सामने आया था, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे जिनको वज़ीर आज़म के सामने रखा भी गया। फिर वज़ीर आज़म ने वो टिकट वापस लिया और ज़हूर आगा को दिया और जिसके बाद वो दस्तबरदार हो गए उनके हक़ में और न सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब्दुल कादिर को ही सपोर्ट किया और अब वो सेनेटर मुंतखब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, इससे पहले भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात बड़े खुलकर जाहिर किए थे। अब्दुल कादिर साहब पर वो एतराज़ात आज तक आपको मौजूद हैं आपके, या अब वो पार्टी क़यादत ने आपको खामोश करवा दिया, आपको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो वो ख़त्म हो गए एतराज़ात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बोल्ड न्यूज़ ने एक इशू, जब सेनेट उम्मीदवार की नामजदगी का मरहला चल रहा था, एक बहुत ही अहम इशू पर हमारी आवाज़ बने और आपने पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ को तक़वियत दी और हमारी नुमाइंदगी की। इसके लिए तो मैं आपका, आपके प्रोग्राम का और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिन से जब अब्दुल कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नामजद किया गया था तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद ये हमारा जो पैगाम था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुंचा और इमरान खान साहब ने फैसला लेकर अब्दुल कादिर साहब से टिकट वापस लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक उम्मीदवार नामजद किया, सैयद ज़हूर आगा साहब को, और हमें नहीं समझ आता कि बगैर मशावरत के, बगैर जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, सूबाई जो यहाँ पर एमपीएज हैं, उनसे पूछे बगैर, सूबाई तंजीम से पूछे बगैर, यहाँ के ओहदेदारों से पूछे बगैर ज़हूर आगा साहब को एक दफ़ा फिर दस्तबरदार कराया गया। और जहाँ तक रही कादिर साहब को सपोर्ट करने की बात, तो आज तक मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि कादिर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं पर सपोर्ट नहीं किया। पार्लिमानी लीडर साहब से इस हवाले से मेरी बातचीत हुई है,
तो हमें इस हवाले से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सरदार यार मोहम्मद रिंद हमारे जो पार्लिमानी तो लीडर बाबर हैं, साहब उन्होंने इस सारी बाबर सूरत हाल साहब को बाबर साहब जो सेनेटर बनने के लिए उन्हें 9 वोट गालबन दरकार थे, उन्हें मिले 10 वोट। फिर अगर पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया तो वो वोट उनको फिर किसने दिए? देखें, पहले दिन से ही हमारा यही चेयरमैन वजीर आजम साहब से भी यही मुतालबा था कि एक आजाद हैसियत से शख्स जो जिसका ना कोई एमपीए है, जिसकी ना किसी जमात के साथ वाबस्तगी है, वो किस हैसियत से आकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। और इस हवाले से हमारे पास इतलात थी कि वो पैसा इन्वेस्ट कर कर पैसा खर्च कर कर आकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और इन तहफुजात को, इन बातों को हमने चेयरमैन साहब तक कन्वे किया, लेकिन पता नहीं शायद हम बलूचिस्तान वाले, हमारा छोटा सूबा है या हमारी बदबख्ती है या हमारी बदकिस्मती है, कादिर साहब यहाँ से बगैर पार्टी मेंबर होते हुए सेनेटर यहाँ से इलेक्ट हुए और उसके बाद उन्होंने कल पीटीआई ज्वाइन की। और कल जो उन्होंने ज्वाइन की उसमें भी बाबर साहब आप किसी ये कह मेंबर रहे पार्लियामेंट हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस की तादाद है वो गालबन 7 है, सही हूं मैं? बिल्कुल आप सही हैं। और उन दूसरा 7 में से किस किसने, कितने लोगों ने वोट दिया अब्दुल कादिर साहब? सर मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि किस किसने दिया, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट था और खुफिया वोट था। उसमें जिसने भी वोट दिया हमसे ना पूछा, ना मशवरत हुई, ना हमने अब्दुल कादिर साहब को अपना कैंडिडेट यहाँ पर नॉमिनेट किया था। सेकंड थिंग मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान के, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने अपने बेटे को जब दस्तबरदार किया तो वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हक में किया, अब्दुल कादिर के हक में नहीं किया। कुछ चैनल्स पे, कुछ मीडियाज पे ये भी बात चल रही थी कि अब्दुल कादिर साहब के हक में किया, तो ये बिल्कुल गलत है। 2 दफा चेयरमैन सेनेट साहब और 2 दफा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि इससे पीडीएम को फायदा होगा, हमारे कोलिशन को फायदा होगा, तो आप काइंडली अपने बेटे को विड्रॉ करें। तो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हमारी कोलिशन पार्टनर है बलूचिस्तान में, उसके हक में विड्रॉ किया। अच्छा। और कल रात को मैं एक चैनल पर देख रहा था शाजीब खानजादा साहब के शो में, जिसमें आकर अब्दुल कादिर साहब अभी कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। देखें, पहले तो हमारे इस मौकिफ की बिल्कुल जीत हुई, हमारा मौकिफ सही साबित हुआ कि अब्दुल कादिर साहब कल पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और कल रात को एक चैनल में बैठकर वो कहते हैं कि यार मोहम्मद रिंद साहब अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर ग्रुप्स में तकसीम थी। तो ये एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल कादिर साहब क्या हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। अब्दुल कादिर साहब की तो एक दिन की पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, एक दिन की उनकी पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस नहीं है, उनकी कुर्बानियां नहीं है। वो आकर किस तरह हमारी लीडरशिप पर उंगलियां उठाते हैं कि वो अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे। किस तरह हमारी पार्टी को जहूर आगा साहब को जब टिकट देकर दस्तबरदार कराया गया तो उन्हें दस्तबरदार कराने के अहकाम फिर कहां से आए? क्या बराह रास्त वजीर आजम के पास से वो अहकाम आए थे? किस सतह की पार्टी लीडरशिप से वो अहकाम आप तक पहुंचे थे, आप लोगों तक? देखिए, हमारे पास चेयरमैन सेनेट साहब, ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट साहब सादिक संजरानी साहब 2 दफा सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब के पास तशरीफ लाए, 2 दफा वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब तशरीफ लाए। तो हमारी क्योंकि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट है और हमें यही कहा गया कि इससे पीडीएम को फायदा होगा, अपोजिशन जमातों को फायदा होगा, तो आप अपने बेटे को विड्रॉ करवाएं, क्योंकि जो हमारा कोलिशन है उसके सेनेटर्स कुछ सीट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब के हक में हमसे ना सीएम ने बात की, ना चेयरमैन सेनेट साहब ने बात की। और देखिए, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि कादिर साहब ने कल एक टीवी चैनल पे बैठकर जो बात की है वो बहुत ही छोटी बात उन्होंने की है। ना तो हमारी पार्टी यहाँ पे किसी ग्रुप्स में तकसीम थी, सारे एमपीएस मुत्तहिद थे, सारे एमपीएस एक साथ थे और सारे एमपीएस चाहते थे कि जो पार्टी का मुश्तरका फैसला। बाबर साहब, इसका मतलब कि वो जो 10 वोट उन्होंने लिए, वो जो आपने से जब पहले गुफ्तगू हुई थी 12 फरवरी को, आपने बताया था कि वो 50 से 70 करोड़ की जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, पैसा चलाने की, वो अब्दुल कादिर साहब ही हैं, वही मुतारिक हैं सेनेट का टिकट लेने के लिए। फिर ये पूरा सीन क्रिएट हुआ। वो 10 लोगों ने जो उनको टिकट दिया, इसका मतलब आपके ख्याल में कहीं कोई पैसा चला है? इन्होंने कहीं किसी को पैसा देकर अपने आप को वोट देने के लिए राजी किया? कहीं कोई ऐसी आपको इम्कानात नजर आए? मैं एक सियासी कारकुन ये जानता हूं कि अगर मेरी पार्टी का कोई एमपीए ना हो, मेरा कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं हो, तो कैसे मैं सेनेट का इलेक्शन एक आजाद हैसियत से कॉन्टेस्ट कर जीत सकता हूं? या तो उन्होंने एमपीएस को खरीदा है या उन्होंने पैसा चलाया है। ना उनकी यहाँ पर कोई कबायली शख्सियत है, ना यहाँ पर सियासी शख्सियत है कि एमपीएस उठकर जाकर उनको वोट दें। ना उनके अंदर स्पीकिंग विल है, ना उन्होंने आज तक कोई पॉलिटिकल, मैं आपको कह रहा हूँ, स्ट्रगल की है, ना उनके अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि एमपीएस जाकर उनको वोट दें। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा गेम किया है, पैसा ही चलाया। ऑफ कोर्स वो एक इन्वेस्टर हैं, एक बिजनेसमैन है, एक ठेकेदार है, इनके अलावा उनमें क्या क्वालिटी है? अंदाजन कितना पैसा चला होगा बलूचिस्तान के सेनेट इलेक्शन में? देखिए, हमें तो पहले दिन से जो इतलात मिल रही थी, जो हमें लोगों से सुनने को मिल रहा था, बलूचिस्तान में लोगों से सुनने को मिल रहा था कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है अपने इंटरव्यू में। ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक शख्स 50 से 70 करोड़ वो पैसा तो वो सेनेट का टिकट लेने के लिए वो चलाना चाह रहे थे। जब उन्हें टिकट मिल गया, आजाद हैसियत में वो खड़े हो गए,
उसके बाद फिर वोट लेने के लिए तो उन्हें फिर मजीद पैसे की जरूरत पड़ी होगी, मजीद पैसा चलाने की जरूरत पड़ी होगी। एग्जैक्टली उन्होंने मजीद पैसा चलाया है, वो पैसा लगाकर ही आए हैं। देखिए, मैं आपसे एक जनरल सी बात कर रहा हूं, मैं एक सियासी कारकुन हूं। अगर मेरी पार्टी का एमपीए नहीं है, कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, वोट सेनेट में एमपीएज ने करना है, मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, तो अब्दुल कादिर साहब में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि उन्हें जो है ना 11 या 10 एमपीएज ने वोट किया? ना उनके अंदर स्पीकिंग विल है, ना उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ना उनको सुरखाब के पर लगे हुए, ना उनको यहाँ पर कोई कबायली या सियासी हैसियत से जानता है। लेकिन बाबर साहब, जब ये सारी चीजें आपकी समझ आ रही हैं, आप तो एक जमात के सूबे के तर्जुमान हैं, तो ये सारी चीजें उस जमात के सरबराह को क्यों समझ नहीं आ रही? कल तहरीक इंसाफ का झंडा जब वो उनके गले में डाल रहे हैं, फिर हाथ मिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये इमरान खान साहब को नहीं समझ आ रही, जो कि पहले ये बता चुके थे कि 50 से 70 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में चलना है, और कल जिस शख्स पर ये इल्जामात थे उसी शख्स को सेंटर बनने पर वो अपनी पार्टी में शामिल करने मुबारकबाद भी दे रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है वहां पर। देखिए, चेयरमैन साहब हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन उन्हें ये चीज़ें समझ आनी चाहिए और उन्हें ये चीज़ें समझ आ भी रही हैं। मेरे ख्याल में कि कुछ मजबूरियां हैं हमारी, कि जिसकी वजह से शायद वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन जो जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये मीडिया के जरिए तो वज़ीर आज़म तक पहुंचती है, लेकिन ये खुद आपने अपने थ्रू या अपने सीनियर लीडरशिप के थ्रू उन तक ये तमाम मालूमात पहुंचाई? सर, मैंने जितनी सीनियर लीडरशिप है सबको ईमेल भी की है, सबको व्हाट्सएप भी किए हैं, उन्हें बताया भी है, आपके चैनल के थ्रू हमारा मैसेज भी उन तक कन्वे हुआ, उन्हें पता भी है। उन्होंने जब एक्शन लिया, अब्दुल कादिर से टिकट वापस लिया, तो कल ज्वाइन करते हुए भी उनके माइंड में तो आया होगा कि वही अब्दुल कादिर है जिससे मैंने टिकट स्टेप बैक किया था, जिससे मैंने टिकट वापस लिया था। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब को ये सारी चीजें पता हैं, शायद उनकी कुछ मजबूरियां हों या शायद उनको कोई बाबर साहब, ये मरकजी लीडरशिप की तरफ से यानी इस्लामाबाद से कोई ऐसा पैगाम तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान को मिला था कि सेनेट इंतखाबात में अब्दुल कादिर साहब को सपोर्ट करना है, उनको वोट देना है, आपके एमपीएस को ऐसा कोई पैगाम मिला था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप से या वजीर आजम साहब की तरफ से इस तरह का कोई पैगाम बलूचिस्तान के किसी एमपीएस को या किसी लीडरशिप को मिला है। अच्छा, और बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी अब्दुल कादिर साहब को, चूंकि इस वक्त पूरे मीडिया में जहां भी बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि अब्दुल कादिर साहब अगर जीते हैं तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीते हैं, तो ये जरा इसकी वजाहत कर दीजिएगा। देखिए, मैं 2-4 लोगों को करीबी जो एमपीएस हैं जिनका मेरे साथ अच्छा ताल्लुकात है, जिनसे मैं करीबी खुलकर बात करता हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अब्दुल कादिर को वोट नहीं किया है। और जहां तक रही बात, आप कहते हैं कि दोनों पार्टियों की सपोर्ट से हम कोलिशन पार्टनर हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, हम अब्दुल कादिर साहब के कोलिशन पार्टनर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, अब्दुल कादिर साहब ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ना पीटीआई के टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अच्छा बाबर साहब, बस आखिर में बता दिए, कल जिस इंटरव्यू का आप तस्करा कर रहे हैं अब्दुल कादिर साहब के, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो 10 से 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इस्लामाबाद में खामोशी से काम कर रहा था। क्या आपके इल्म में ये था कि वो ये काम पार्टी के साथ किसी भी सतह पर कोई भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी उनके सुपुर्द है और पार्टी के लिए वो कोई काम कर रहे हैं, ये सब था वाकई? ये तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मजाक किया है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 10-12 साल से जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो उन्हें कल पीटीआई ज्वाइन करने की नौबत क्यों आई? देखिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि अब्दुल कादिर साहब कल पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, वो भी सेनेटर, क्योंकि वो जीत कर आ गए हैं और किस तरह जीत कर आए हैं दुनिया जानती है, इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। वरना उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना कोई कल जानता था, ना आज जानता है, ना वो कारकुनों में फेमस हैं। आप एक अपने नाम के साथ सेनेटर का टाइटल लगाकर अगर वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए, तो ये उनकी खुशफहमी है, गलत फहमी है। हमारी स्ट्रगल्स हैं, 10-10, 11-11 साल हमने काम बाबर साहब, अगर ये 50 या 70 करोड़ या और पैसे लगाकर अगर ये सेनेटर बने तो उसका मकसद क्या हो सकता है? चूंकि ये एक ठेकेदार भी हैं, कुछ आपके इल्म में है कि क्या मकासद, क्या फवायद हासिल कर सकते हैं? सर देखें, पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर खुद बता चुके हैं कि ये लोग आकर पैसा लगाते हैं और वो फिर पैसा यहीं से कमाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं और मुझे तो यही लग रहा है कि उन्होंने पैसा लगाया है, वो आकर अब प्रोजेक्ट्स लेंगे, फेडरल में प्रोजेक्ट्स लेंगे, बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट्स लेंगे और 70 करोड़ की जगह 1 अरब 40 करोड़ रुपए वो यहाँ से कमाएंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर यूसुफजई साहब बलूचिस्तान पाकिस्तान तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर वो तमाम एतराज़ात, वो तहफ़्फ़ुज़ात वो रख रहे थे जो 12 फरवरी को उन्होंने रखे थे हमारे सामने और सबके सामने प्रोग्राम में, कि किस तरह से अब्दुल कादिर साहब इस्लामाबाद में 50 से 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने टिकट लिया और अब ये 10 वोट उनको कैसे मिल गया। साथ ही उन्होंने ये भी वजाहत की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान में जो MPAs हैं उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को वोट नहीं दिया, तो फिर इनको सेंटर बनने के लिए जो 10 वोट मिले वो आखिर किसके थे। तो अब इस पूरी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफजई साहब मौजूद थे हमारे साथ।
और कल अब्दुल कादिर साहब ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, वो बता रहे थे कि 50 से 70 करोड़ रुपए चलाकर इन्होंने टिकट हासिल किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बलूचिस्तान ने, MPs ने नहीं इनको सपोर्ट किया। किसके वोटों से ये आज़ाद हैसियत में जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया इन्होंने फैसल साहब? देखिए, जो आपने सवाल पूछा इलेक्शन हुआ क्या हुआ, ये कि जो पहले इनको टिकट दे रहे थे तो जाहिर है पीटीआई की तरफ से कुछ एक हिस्से की तरफ से पीटीआई के रिजर्वेशंस आई और उनको सुनते हुए फिर हमने दूसरी टिकट दे दी उनको, अपने पीटीआई के कैंडिडेट को, और उनके खिलाफ भी कोई लोगों की रिजर्वेशंस आई। तो बहरहाल इन्होंने इलेक्शन लड़ी आजाद हैसियत में और इलेक्शन जीत के आए और उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में कई जगहों पे हमारे उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिली थी, लेकिन वो चाहते थे पार्टी का टिकट, लेकिन नहीं मिली और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी और उन्होंने पार्टी को गलत साबित किया कि जी मैं बेहतर कैंडिडेट था और उन्होंने बाद में पार्टी ज्वाइन की। अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ पे हो गया। लेकिन फैसल साहब यही तो सवाल है, अब्दुल कादिर साहब जीते कैसे हैं? 10 वोट उनको मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs 7 थे, उन 7 में से किसी ने इनको वोट नहीं दिया, ये 10 वोट कहां से लेकर आ गए? हमने सीधी सी एक बात, सीधी सी, लंबी चौड़ी इस पर बात नहीं है। हमने पूरी कोशिश करी कि ओपन बैलेटिंग हो, ये चीजें ही खत्म हो जाए। हम फिर लेके आ रहे हैं उसको। हमने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस को अगर गार्ड करना है, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आइडेंटिफाइबल वोट, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन है कि टाइम की वजह से नहीं कर सकते, कुछ 100 बैलेट पेपर्स के छापने का मामला था। भारत जो भी है, हम इधर खड़े हैं, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम नहीं चाहते कि शुकुक को शुबात हो, बातें हो, 50 करोड़ चला, 70 करोड़ चला, वोट थी नहीं, वोट लेके कैसे आए। इस गंदे काम से निकलना है भाई, और वो निकलने का एक रास्ता है हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। हम कम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और ई वोटिंग लेके आ रहे हैं। हारने वाला ग्रेसफुली तस्लीम करे वो हार गया, और जीतने वाला कहे कि हाँ जी मैं मेरिट पे जीता हूं। ये बातें ही खत्म हो। आते ना ऑपोजिशन कहती ना, हमारा साथ देती आईनी तरमीम में जो पार्लियामेंट के अंदर लेके आए हैं, ये सारी बहस से निकल जाते हैं हम। उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि पैसा चलाना है, और वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो फैसल साहब, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में आप कह रहे हैं पैसा चला, वैसे बलूचिस्तान के सेनेट इंतखाबात में ही पैसा चला, अब्दुल कादिर साहब के इंतखाब में पैसा चला है? वहां पे तो सीधी सीधी आ गई ना, वीडियोस आ गई, वो इतराफी बयान आ गई, राजा परवेज अशरफ का इतराफी बयान, मरियम का इतराफी बयान, उनके बेटे का इतराफी बयान, सारी चीजें सामने आ गई। मैं इधर कैसे कह दूं? उधर तो हमारे सामने, कौम के सामने चीज आ गई है। इधर मैं आपकी बात पे, किसी और के इल्जाम पे मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसको क्या, उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? किसी और का इल्जाम नहीं है, आपकी अपनी जमात के उस सूबे के तर्जुमान ये बात कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, अपनी जमात का इल्जाम होगा, मैं उसको कैसे मान लूं या ना मानूं, मैं कैसे करूं? मेरे हाथ को बांध दिए ना आपने। मुझे आप खोलें, मुझे आप ओपन करें, ओपन वोट पे जाएं, मुझे आप आइडेंटिफाइबल वोट पे रखें, मैं फिर आपको बता सकूं। लेकिन फैसल साहब इधर चलें, इस मामले में तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो में जो लोग मौजूद हैं, अभी तक उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? वहां भी हाथ बंधे हुए हैं। बात सुने, दो चीजें इसमें। एक तो है वो वीडियो जिसमें वो लोग हैं, वो तो एक स्टिंग ऑपरेशन था, वो तो उन्होंने उसको बेनकाब किया। वो जो लेके निकले हुए थे बैग हर जगह, इन्होंने उनको बेनकाब किया कि जी पैसे दे रहे हैं और ये वीडियोस हैं। वो था एफिडेविट जमा भी कराया इलेक्शन कमीशन में। दूसरे हैं वो बाकी जो 16 लोग हैं। अब वो जो 16 जितने भी लोग हैं, अब उनको कैसे पकड़े, कैसे आइडेंटिफाई करें उनको? अगर आइडेंटिफाइबल वोट होता है, एब्सोल्यूट सीक्रेसी ना होती, फिर तो फैसल साहब था उनको। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम के इल्म में ये मौजूद है कि वो 16 लोग कौन है। वजीर आजम को पता है वो कौन 16 लोग हैं? वफाकी वजीर दाखिला है शेख साहब, कैबिनेट का हिस्सा है। देखिए, मैं आपको पीटीआई का मौकफ दे रहा हूं। मेरे वजीर आजम को इस चीज का नहीं मालूम है कि वो कौन लोग हैं। अगर आइडेंटिफाइबल वोट होती तो मालूम होता। और अभी तक क्या कोशिश की है वजीर आजम ने ये जानने की कि वो और जब पता चल जाएगा वो कौन है, तब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जब पता चल जाएगा ना, तो वही होगा जो पहले इमरान खान साहब कर चुके हैं। 20 MPs को निकाल दिया था।
और फिर हुकूमत 16 लोगों को निकालने से तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। फिर खान साहब ने जो एतमाद का वोट लिया 178 वोट, ये 16 माइनस कर दें तो 162 रह जाएंगे। खान ने अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसमें भी हुकूमत जा सकती थी, अब कर लेते ना अपोजिशन वाले, उसमें भी कर लेते। तो इमरान खान को परवाह नहीं है हुकूमत जाती है या नहीं जाती है। हुकूमत इक़्तिदार में कोई रहने का नाम नहीं होता। आप अपना इमरान खान मिशन पे हैं कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है। हुकूमत आना जाना ये कोई मसला नहीं है इमरान खान के लिए, जाती है तो जाए हुकूमत, कोई परवाह नहीं है इमरान खान साहब। वैसे करप्शन का खात्मा फिर कैसे होगा जब ये क्लियर नहीं है? अब्दुल कादिर साहब जो वोट लेकर आए बलूचिस्तान से, उन पर आपकी जमात से इल्जामात लग रहे थे, अभी उन इल्जामात को उन्होंने किसी को मुतमईन नहीं कर सके हैं। खान साहब कैसे मुतमईन होगा? उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया और एक तरफ करप्शन का खात्मा भी चाहते हैं। मैं इस सवाल का जवाब तफसीली दे चुका, अभी थोड़ी देर पहले दिया मैंने आपको तफसीली, यही सवाल था, वो तो इसका मैंने जवाब अभी दिया। वो आपकी बात से वो सवाल दोबारा निकल आया ना। अभी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब फिर ओपन बैलेट के जरिए आपको इस वक्त ऑपोजिशन ऑफर कर रही है, वो आप उस ऑफर को माने और इसको ओपन बैलेटिंग के जरिए कर लें। हम लेके आ रहे हैं, हम तो क्या अच्छा बात कर दी आपने। अभी थोड़ी अरसे पहले आईनी तरमीम हम लेकर के आए, उन्होंने मुखालफत की, उसको रिजेक्ट किया। क्यों? ये यूसुफ रजा गिलानी की क्वेश्चन अब फिर लेके आएंगे। ये कह रहे हैं ना सपोर्ट करें उसको, सारे इलेक्शन ओपन बैलेट से करें सारे। और फिर सादिक संजरानी साहब के पास, जब चूंकि फैसल साहब आप सेनेट में आप लोगों की तादाद कम है, फिर उनकी जीत के दावे आप कैसे कर रहे हैं जब आप करप्शन का खात्मा भी चाहते हैं, पैसे भी नहीं चलाना चाहते, ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन चाहते हैं, फिर वो कैसे जीतेंगे? सर तादाद नहीं कम, ये गलत कह रहे हैं आप, तादाद कम है। तादाद आपने नेशनल असेंबली में फर्क देखा था, कितना ज्यादा फर्क था वोटों का। इधर तो कोई फर्क नहीं है सेनेट के इलेक्शन के अंदर। सेनेट में अच्छा, फिर सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी 3 साल सेनेट चेयरमैन रहे हैं। जो उनका कंडक्ट रहा है, जिस तरीके से बेशतर सेनेटर्स जो आजाद हैं वो समझते हैं कि सादिक संजरानी ने हाउस बहुत अच्छी तरह चलाया। कुछ ओपोजिशन के सेनेटर्स भी समझते हैं। हम कहते हैं खुल के आए, मुखालफत करें, कोई मसला नहीं है, खुल के, नो प्रॉब्लम एट ऑल, खुल के करें। आपकी जमात तो अब सेनेट की सबसे बड़ी जमात हो गई ना, 25-26 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। उन 25-26 में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो चेयरमैन सेनेट बन सकता हो, या आप अगर अपना कैंडिडेट लाते हैं तो आपके इत्तेहादी आपको वोट नहीं देंगे, इसलिए आप अपना कैंडिडेट नहीं ला रहे? ये वजह नहीं है, ये सिर्फ सेनेट के अंदर ही तो इत्तेहाद नहीं है ना, हमारा एक पूरे मुल्क के अंदर इत्तेहाद है, सूबा है, उसमें बाकी मामलात हैं और चीजें हैं। तो जब मखलूत हुकूमत होती है तो आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फैसले करते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ एक सेनेट ही नहीं है, इसके अलावा भी मुल्क है, और वो वहां पर भी हमारा इत्तेहाद ही है ना। जाहिर है सूबों में इत्तेहाद है, नेशनल असेंबली में इत्तेहाद है, सूबाई असेंबलियों में इत्तेहाद है, सेनेट में इत्तेहाद है। तो आप ओवरऑल तनाजुल में फैसला करते हैं और अपना बेहतरीन कैंडिडेट मुशावरत के साथ, और इसमें आपकी अपनी कोर कमेटी जो है पीटीआई की, उसका भी मशवरा शामिल है। तो ये हमारे एक मुतफिका उम्मीदवार है। लेकिन खान साहब बताते थे कि उनके पास इतनी ज़बरदस्त टीम है, 22 साल की स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, और चेयरमैन सेनेट के लिए कोई एक कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। बड़ी हैरान कुन बात है। अब तो इस जमात को बने 25-26 साल हो गए। है ना कैंडिडेट सादिक संजरानी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ ताल्लुक है उनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कोई कैंडिडेट? फैसल साहब यार सवाल है आपका, आप मुझे कहिए मैंने कोट ब्लैक कलर का क्यों पहना हुआ है? आपकी तो मेजॉरिटी आप इस व्हाइट कलर पहने, जी बात करें यार। मतलब एक हमारी पार्टी जिसका अलायंस है, ये तो बहरहाल आप, हमारा हक है ना जी, हमारी पार्टी का इस्तेकाक है कि वो जो फैसला करे मुशावरत के साथ, और इस पे तवील मुशावरत हुई है। इसमें उनके 3 साल का सेनेट का जो टाइम है वो भी देखा गया है। ये कहना जी अब आपके पास, अब आप मुझे बताएं, हम अब एमपीएम के साथ हमारी है मखलूत हुकूमत, और उनके पास एक मिनिस्ट्री, आप कहो जी पूरी पीटीआई में कोई बंदा नहीं है जो आईटी की मिनिस्ट्री चला सके। लोग तो हैं, लेकिन हम एक मखलूत हुकूमत में हैं। मखलूत हुकूमत में हमारे इत्तेहादी हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और वो हमारे साथ हैं, तो हमने सबने साथ चलना है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग होंगे, सारा कुछ पीटीआई के पास नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी के साथ नहीं है हुकूमत में। इसलिए आप इत्तेहाद बनाते हैं, और जब इत्तेहाद बनाते हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों को मुख्तलिफ जगह दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
ऑपोजिशन का मौके भी इस पूरी सूरत हाल पर जानेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को तलब कर लिया है और वहां पर अब उनसे उस पिटीशन से मुतालिक बातचीत की जाएगी, उस वीडियो से मुतालिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई है। तो ये वही यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं कि जिनकी जीत के बाद मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि सेनेट में पैसा नहीं चला बल्कि नून लीग का टिकट चला है। इसके मुख्तलिफ इसकी वजाहतें अब तक सामने आ चुकी हैं। मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सेनेट में नून लीग का टिकट चला है, मरियम साहिबा के इस बयान की सबसे बेहतर वजाहत, सबसे रेलेवेंट पर्सन आप ही हैं, तो आप ही दे सकते हैं। जुबैर साहब, क्या इसकी वजाहत देंगे आप, क्या मतलब था इस बात का? बड़ी सी बात है, मेरा ख्याल है इसको जबरदस्ती उछाल दिया गया है। एक PMLN सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, पंजाब में तो सर्टनली सबसे बड़ी जमात है, उसमें कोई को दो राय नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप जाएंगे पंजाब की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो वहाँ बहुत से PTI के जो मेंबरान हैं उनको क्लियरली महसूस हो रहा है कि अगली दफा अगर वो इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ेंगे तो उनका कोई चांस नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल कोर्स होता है, इससे पाकिस्तान में नहीं, हर जगह कि अगर उसने लॉयल्टी स्विच करनी है तो वो दूसरे ऑप्शन जब देखता है तो वो ये एक चीज जो सबसे बड़ी उसके लिए होती है किसी भी सिटिंग MNA के लिए कि जी मुझे आप अगली दफा आप टिकट देंगे अपनी पार्टी का या नहीं देंगे। तो एक तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई अजूबे की बात नहीं है, ना इससे कुछ करप्शन का ताल्लुक है, ना इससे किसी और चीज का ताल्लुक है। और अगर आप ये उसको कहते हैं कि जी आपको बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, या तो ये है ना कि हम कहेंगे जी अच्छा ठीक है हम आपको टिकट देंगे, आप उसके बदले हमें पैसे दें। व्हाट इज करप्शन? एक तो मुझे समझ नहीं आती कि करप्शन की इस्तिलाह हमने पता नहीं क्या कर दी है। करप्शन इज पैसे की लेन देन। अब टिकट चलने का मतलब क्या है? टिकट क्या, हमने उससे पैसे लिए, वो क्यों हमें पैसे देगा? एतजाज एहसन साहब ने इसको करप्शन के जुमरे में रखा है। उन्होंने एतजाज एहसन साहब, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें PML इन्वॉल्व होगा वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एक तो वो एतजाज एहसन का या तो कोई इंडिपेंडेंट वो कोई देखिए ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन? करप्शन में पैसे की लेन देन, पैसे की कैश या चेक की लेन देन से मुतालिक, और वो भी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा, मैं और आप दोनों प्राइवेट सिटीजन हैं, हम जो मर्जी आपस में एक्सचेंज करें पैसे किसी भी काम के एवज, दैट इज नॉट करप्शन, वो तो हम दोनों का एक प्राइवेट मैटर है। लेकिन अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्ड यूज रखता हूँ और मैं कोई किकबैक लेता हूँ किसी काम के एवज, या मैं कमीशन लेता हूँ किसी काम के एवज, या मैं अपनी फैमिली को कोई बेनिफिट देता हूँ, ठेका देता हूँ, या जिससे मेरी फैमिली को डायरेक्टली फैमिली को फायदा होगा, दैट इज व्हाट करप्शन है दुनिया भर में। आज तक तो हमने सुना ही नहीं कि प्राइवेट सिटीजन भी करप्शन की तद में आते हैं। प्राइवेट सिटीजन तो उसी वक्त आते हैं जब एक पार्टी को दूसरे से कोई इशू हो और वो कोर्ट कचहरी में जाए कि जी इसने मेरे ये एग्रीमेंट हुआ था, इसकी पासदारी थी। तो जुबैर साहब, ये सिर्फ हफीज शेख साहब को वोट ना देकर ही ये लोग मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहते हैं, जो PTI के MNA जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? फौजी अरशद साहब को फिर इन्होंने वोट क्यों दे दिया? फिर एतमाद का वोट खान साहब को क्यों दे दिया? फिर वहां पर इन्होंने क्यों? पहले बात तो ये है कि हमने तो ये कहा ही नहीं था, हमने कभी भी ये कहा था कि जी 16 MNA जो हैं वो हमारा, खान साहब ने सबसे पहले उनके ऊपर उंगली उठाई कि ये 16 MNA हैं जिन्होंने पैसे लिए, और ये भी कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो ब्रीफिंग ले से इंटेलिजेंस एजेंसी से कि किस तरह से पैसा चला है, पैसा चला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो किला शिकवा, फिर शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन 16 MNA के नाम जो हैं इमरान खान साहब को पता है। तो जब आपको 16 MNA के नाम पता है और आप उनको ये एक्यूज कर रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे लेके वोट हफीज शेख के अगेंस्ट दिया है, तो फिर आपका फर्ज बनता है रियासत मदीना की स्पिरिट के हवाले से कि आप उनको एक्सपोज करें। लेकिन आप पैसा लेने वाला और पैसा देने वाला दोनों इन्वॉल्व है ना। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आप एक्सपोज कर, क्योंकि ये तो केस जब सादिक संजरानी साहब पर अदम एतमाद आई थी, आपके ऑपोजिशन के 14 लोग उस तरफ चले गए थे, आप लोगों ने किसी को एक्सपोज नहीं किया आज तक? नहीं, उसमें बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। एक तो देखिए सीक्रेट बैलेटिंग में आप कभी भी 100%
उसके साथ ये नहीं कह सकते कि जी ये लोग थे। शक बिल्कुल होता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम ऑपोजिशन में थे, इमरान खान को बेनिफिट है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके फोन भी टैप कर रही होंगी, किसके फोन क्या जिन पर भी शक है उनको, और उनकी एक्टिविटीज को भी टैप किया होगा। लेकिन जुबैर साहब अभी आपसे पहले फैसल जावेद साहब यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक खान साहब को पता नहीं है उन 16 लोगों से मुतालिक, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही एक्शन लेंगे, जैसे केपी से 20 लोगों को निकाला था। खुद फंस गए, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि शेख रशीद साहब ने तो परसों बोला है कि खान साहब को पता है, और खान साहब ने खुद कहा ना कि 16 लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो सी द डिफरेंस, वो अप्रैल 2018 में तकरीबन 3 हफ्ते के बाद असेंबलीज बर्खास्त हो रही थी। उस वक्त आपको 20 MPs के खिलाफ एक्शन लेने में आपकी हुकूमत नहीं जा रही, कि बाय इलेक्शन ही नहीं हो सकता था। तो वो जो आप कहते हैं ना कि हाई मोरल ग्राउंड, आप हाई मोरल ग्राउंड साल रहते, आप मैं कहता हूँ 16 को छोड़ दें, आप 4 पर कर लें, आप 3 पर कर लें, आप 2 पर कर लें, 1 पर कर लें। मतलब एक तरफ आप कहते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन था जो कि खुद करवाया था और पैसे नहीं लिए थे, तो अगर पैसे नहीं लिए थे और फिर भी वोट हफीजे के खिलाफ दिया तो फिर तो उन्होंने जमीन की आवाज। सही। अच्छा जुबैर साहब, आप अगर साथ ही रहे तो निसार खोड़ो साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, जरा उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू में जान लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। खोड़ो साहब, ये अगर 12 मार्च को सादिक संजरानी जीत जाते हैं, चूंकि वो भी खुफिया बैलेट के जरिए इंतखाब होना है, तो फिर पीडीएम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी गिलानी साहब भी सीक्रेट बैलेटिंग में जीते हैं। साहब आपकी आवाज कट के आ रही है। खोड़ो साहब, अब आवाज आ रही है मेरी? आपको देखिए आपका सवाल ठीक है, अभी थोड़ी आवाज आ रही है, लेकिन जब आप सवाल कर रहे हैं, 12 मार्च को अगर यूसुफ रजा गिलानी हार जाते हैं, सादिक संजरानी जीत जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी या पीडीएम को कोई एतराज तो नहीं होगा, चूंकि गिलानी साहब भी सीक्रेट बैलेटिंग में ही जीत कर आए। भाई मुझे पता नहीं कि साहब आप लोगों को क्या हो गया है, हुकूमत को क्या हो गया है। हुकूमत खुद मानती है कि हम तादाद में कम है और अपोजिशन ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी अपोजिशन ज़्यादा है और हुकूमत वाले कम हैं, फिर भी मुसर हैं कि जी हम जीत जाएंगे। जब हम ये कह रहे थे कि भाई वो भले तादाद में ज़्यादा हो, हम कम हों और हमें अगर वोट मिले तो हमें गालियाँ मिली, समझ में ये नहीं आता कि हुकूमत चाहती क्या है और वो किस तरह कभी किसी बात पे उसूल पे टिक के खड़ी भी रहेगी कि खड़ी नहीं रहेगी। खुद ही उन्होंने गंद किया है। मैं सारा इल्ज़ाम हुकूमत पर है। ये पीटीआई 2008 की इलेक्शन का अगर बायकॉट न करती, ये मसले हल हो सकते थे। उस वक्त भी बैठ के बहस हो सकती थी, ओपन वोट और सीक्रेट वोट की सारा मसला हल हो जाता। इन्होंने खामखा ये चक्कर शुरू किया है। खुद तो तासुब के भरे हुए हो, हमें किसी ने अगर जवाब देना है तो खुल के जवाब दे, तो उसके बाद तुम जो उनकी हालत करते हो वो अपनी तौर पर, तुम्हारे पास बर्दाश्त है नहीं। आइन सीक्रेसी बात करता है तो इलेक्शन कमीशन को तुम गाली गलौज दे देते हो कि इलेक्शन कमीशन ऐसी के इलेक्शन कमीशन वैसी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सीक्रेट बैलेट जरूर किया, कोई वहां इंटरफेरेंस नहीं थी। हर जगह से पूछ लो, कोई इंटरफेरेंस पोलिंग बूथ पे नहीं थी। अब बैठे हो, कभी स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हो। अरे भाई, वो गिलानी साहब का बेटा अगर उन लोगों के घर जाता तो फिर भी उसका कसूर था। खुद ही तुम भेजते हो, फिर खुद ही तुम ड्रामे करते हो, फिर खुद कभी तुम किसी 72 करोड़ की बात करे हो, फिर उसी 72 करोड़ वाले को अपनी पार्टी में शामिल कर देते हो। लेकिन खोड़ो साहब, इस पूरी सूरत-ए-हाल का फायदा तो पीडीएम को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को हो रहा है ना। वो स्टिंग ऑपरेशन अपनी जगह पर, लेकिन इन 16 लोगों ने अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में वोट दिया, खोड़ो साहब मैं अपनी जगह पे क्यों इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की जरूरत क्यों? क्योंकि एक सीट हार गए इसलिए, या हारने के डर से, हारने की बेइज्जती महसूस करते हैं इसलिए सारी चीज को सारा बदनाम कर रहे हैं। मैं क्यों किसी चीज को भूलूं? मैं किस चीज को क्यों भूलूं? पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से लाया जा रहा है इस लेवल तक? क्या उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है? क्यों नहीं खड़ा था इलेक्शन में? क्यों नहीं 18वीं तरमीम जब बन रही थी तो उनको अपने मारूदात लिख के भेज देता एज अ पॉलिटिकल पार्टी? सही, कभी ना कभी तो डिस्कशन हो जाती, ठीक, कभी ना कभी तो कुछ हो जाता। करते काम खुद खराब है, वो उसके बाद सियासत को बदनाम करने के लिए बैठ जाते हैं। सही, चले इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा वापस मैं आपकी तरफ आता हूं जरा, मुश्किल से ठीक है एक फैसला। अब जुबैर साहब, ये पीडीएम अपने
जुबैर साहब, पीडीएम अपने मकसद में सही जा रही है, कामयाब हो रही है? मियाँ साहब और मरियम साहिबा को इस पर कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? ये जो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बातें बिलावल साहब कर रहे हैं, तो इस अदम एतमाद से वज़ारत उज़्मा तो काफ लीग को मिल जाएगी, फिर मुस्लिम लीग नून को क्या मिलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है हमने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, मरीम साहिबा ने क्लैरिफाई कर दिया है कि पंजाब में इस वक्त हम किसी भी चेंज की तरफ नहीं जा रहे। हम कोई टेक्निकल गेम बात तो कर ही नहीं रहे कि जी हम छोटी मोटी विपरीत कर दें कि पंजाब की हुकूमत को गिरा से अखाड़ पछाड़ कर दें। हम एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं और जो वो बड़ा है 15 पालादस्ती, उसमें पंजाब के अखाड़ पछाड़ करने से तो 15 पालादस्ती नहीं कायम होगी जब तक चेंज ओवरऑल नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जितनी वीक है हुकूमत पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब हैं, ये तो मेरा ख्याल है अपोजिशन जमातों का मकसद इससे आसान कोई हो नहीं जाता कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहें जब तक उनकी हुकूमत है। क्योंकि जब एक शख्स ऐसे इनकॉम्पिटेंट आदमी को जिसको आप लगाएंगे, अनप्रोफेशनल, जिसकी समझ बूझ नहीं होगी, गवर्नेंस नहीं आती, जिसको मैनेजमेंट नहीं आती, कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? हम एक चेंज ला के और वहाँ उधर अखाड़ पछाड़ शुरू कर दें, अनलेस इट लीड्स टू एन ओवरऑल चेंज जिसमें आइंदा इस किस्म का माहौल हो कि सिविलियन पारदर्शी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम हो। पीएमएलएन ऐसी कोई चेंज नहीं है कि छोटा सा भी शुरू करा के आप बुक कर दें। सही। तो निसार कुरैशी साहब, ये आप पीडीएम जब बनी थी, मकसद था हुकूमत को गिराना, मुख्तलिफ डेडलाइंस भी सामने आई। अब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की बात बिलावल साहब कर रहे हैं, वो अब पीडीएम का मकसद कहीं पीछे चला गया हुकूमत को गिराने वाला? सर, मैं गुजारिश करूं कि हम पीडीएम में बराबर के शरीक है। पीडीएम के इजलास में हमारी तरफ से प्रपोजल तो जा सकते हैं, पीपुल्स पार्टी फैसला नहीं कर रही। मुझे पता है पीपुल्स पार्टी की स्ट्रेंथ पंजाब असेंबली में क्या है। हम पीडीएम के इजलास में अपना एक प्रपोजल पेश ज़रूर कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया कि जी इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करना चाहिए। जब हमने इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया और बाई इलेक्शंस हुई तो हुकूमत एक्सपोज हुई, डस्का में एक्सपोज हुई, नौशहरों में एक्सपोज हुई, रसूलाबाद या पता नहीं और कहीं एक्सपोज हुई, सेनेट के इंतखाबात में एक्सपोज हुई। हम क्या कह रहे हैं कि जी हुकूमत खोखली थी और साबित हो रही है। हम क्या कहते रहे कि वो मसनूई थी और साबित हो रही है। इस चीज का कुछ न कुछ असर हुआ है और हमारी प्रपोजल पर अगर ये पार्टिसिपेशन हुई इलेक्शंस में जहां हमें कुछ कामयाबियां मिली हैं, तो मैं समझता हूं उसमें अपोजिशन का हौसला बढ़ा है। अच्छा। हमें पता चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि इनके लोग भी इनसे खिलाफ हैं और इनके मेंबर भी इनको पसंद नहीं करते। ये इस तरह से एक प्रपोजल हो सकता है कि जी पंजाब में क्या अदम एतमाद की तहरीक लाने का सोचा जा सकता है या नहीं सोचा। ये मुशावरत से होगा, फैसला तो सारी पीडीएम इकट्ठे होकर करेगी ना, अकेले पीपुल्स पार्टी नहीं कर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार कुरैशी साहब। मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी इस पूरी सूरत-ए-हाल पर आपके सामने आ गया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज से एक हफ्ते पहले सिंध हुकूमत ने इसी प्रोग्राम में हमें यकीन दहानी कराई थी कि जो दूध की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम होंगे और एसोसिएशन के लोगों को साथ लेकर बैठा जाएगा। इस एक हफ्ते में क्या पेशरफ्त हुई, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज से ठीक एक हफ्ते पहले हमने अपने प्रोग्राम में दूध की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया था और उस वक्त दूध की कीमत में इजाफा हुए सिर्फ 3 रोज़ हुए थे। सिंध हुकूमत ने और डेयरी एसोसिएशन ने मिल बैठकर इस मामले को हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। हम तो कोशिश करते हैं कि हम जो सरकारी कीमत मुकर्रर की है उसी पे दूध सप्लाई हो। कमिश्नर को हिदायत करते हैं, हम हिदायत करते हैं उनको कि ये फौरन बिठाएं इनको और ये इशू हल करें। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हम हिदायत करते हैं, फिर कहते हैं कमिश्नर साहब को कि वो फौरन इनको बिठाएंगे। आज दूध की कीमत में इजाफा हुए 10 रोज गुजर चुके हैं, दूध की कीमतें तो कम ना हुई। हाँ, ये जरूर हुआ है कि मुर्गी का गोश्त भी अपनी तारीख में पहली बार 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। सरकारी कीमतों पर किसी भी चीज की फरोख्त को मुमकिन बनाना कमिश्नर का काम होता है। पिछले हफ्ते भी हमने कमिश्नर कराची से रब्ता किया, उनके पास इस मामले पर बात करने के लिए वक्त नहीं था और आज भी हमने रब्ता किया और उनके पास आज भी इस मामले पर बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। आखिर उनकी मसरूफियात हैं क्या,
जब चीज़ों की कीमतें कम नहीं हो रही तो फिर वो किन कामों में मसरूफ़ हैं। और आज प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी कमिश्नर कराची को मरासला भेजा है और पूछा है कि कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया क्यों खामोश है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी देर से ही सही लेकिन आज ये याद आ ही गया कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा कीमत पर अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त करवाना ज़िले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कमिश्नर कराची तो हमारे साथ नहीं है लाइन पर, लेकिन इस्माइल राऊ साहब वज़ीर खुराक सिंध जो इससे पहले आज भी उन्होंने हमें वक्त दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर गुज्जर साहब भी डेयरी एसोसिएशन से गुज़िश्ता हफ्ते भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वक्त दिया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। तो इस्माइल राऊ साहब, ये आप दोनों पिछले बुध को ही मेरे साथ मौजूद थे, आपने कहा था कि हम मिल बैठ कर इस मामले को हल कर लेंगे। ये पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है सर, बैठे आप लोग, आपने डेयरी एसोसिएशन से रब्ता किया, कोई मामला तय पाए आप दोनों के? देखें, हमने सिंध कमिश्नर को सख्ती से हिदायत की है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम को बिठा के जो मामला हैं वो तय किए जाएं। यकीनन दूध की कीमतों में यकतरफा इजाफा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत सिंध को सबसे पहले जो इंटरेस्ट है, वो हमारा मुफाद है, वो यही है कि पब्लिक को जो है वो मुनासिब कीमतों पे जो भी कीमतें हुकूमत मुकर्रर करती है उन्हीं पे चीज़ें मुहैया की जाएँ, उन्हीं पे उनको रसाई हासिल हो। तो हमें तो सबसे पहले जो मुफाद है, इंटरेस्ट है हमारा हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ज़ाहिर पब्लिक है, अवाम है, कंज्यूमर है सबसे पहले, ताकि उसको कोई भी हम बिला जवाब या यकतरफा तौर पर कीमतों में इजाफा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लेकिन इस्माइल साहब, ये नवीद शेख साहब जो कमिश्नर कराची हैं, जब भी उनसे रब्ता करते हैं हम इस मामले पर, कभी महंगाई से मुतालिक बात करने के लिए, उनके पास वक्त नहीं होता। आखिर वो किन कामों में मसरूफ है? जब चीज़ें भी महंगी मिल रही हैं, जब कीमतें कम भी नहीं हो रही, सरकारी निर्ख वो नहीं उस पर अमल दरामद करवा पा रहे, तो कम से कम आकर हमें बताएं, तो आवाम को तो बताएं कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल बताएंगे। ज़ाहिर जो ऑफिसर हैं वो हुकूमत को भी जवाबदेह हैं और अवाम को जवाबदेह है, हुकूमत अवाम को जवाबदेह है, और उनकी जिम्मेवारी है कि उनको इंसान मामला जो उनके सुपर्द हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी करें। और इसमें यकीनन हमें अंदाजा है कि इश्यूज ऐसे हैं कि जिनको बड़े कॉम्प्लिकेशन हो गई है, बड़ी सूरत हाल इस वक्त हम जो पहले ही तो इस्माइल साहब, ये क्या ही अगर अच्छा हो इस्माइल साहब, जब तक अगर मैं अपनी थोड़ी बात मुकम्मल कर हाँ कर लूँ कि हम पहले से ही जो चीफ पुकार रहे हैं इस महंगाई की सूरत हाल पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले से ही इस पे बात करती आई है कि ये महंगाई को जो सुनामी जो लाया गया है 2.5 साल में, जो तमाम चीजों की कीमतें दुगनी और तिगनी हो गई हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल और बड़ा महाल हो गया है सूरत हाल को, और हर चीज महंगी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश होगी सिंध हुकूमत की, जो चीजें मुकर्रर की जाती हैं, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, चाहे वो दूध के होलसेलर बारे वाले हैं या होलसेलर हैं दूध के या रिटेलर्स हैं, उन तमाम को सबको बिठा के सबकी बात सुन के और एक मुनासिब जो जायज हो, जाहिर है उस पे ही जो है वो दूध फरोख्त किया जाए। और अगर इसमें कोई अफसरों की कोताही है तो हम फिर हिदायत करते हैं, उनको दिखाते हैं कि तमाम को बिठाए, रिटेलर्स को बिठाए, होलसेलर को बिठाए, बारे वालों को बिठाए, कंज्यूमर्स हैं उनको बिठाए, सबकी जो है उनको सबको बिठा के मामला जो है वो तय किया। तो अच्छी तजवीज़ है इस्माइल साहब आपकी, लेकिन जितनी देर मैं शाकिर गुज्जर साहब से बात कर लूँ, आवाम के मफाद में अगर आप आवाम को एक फेवर दें, एक कॉल करें भी नवीद शेख साहब को और उनसे बोलें कम से कम ये टाइम तो दें, आकर अपना मौक़िफ़ तो बयान करें, क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं तो बताएं। 2 से 3 मिनट में अगर आप ये कर सकें इस्माइल साहब, जब तक मैं शाकिर साहब से बात कर लूँ। शाकिर साहब, पिछले 1 हफ्ते में कोई रब्ता हुआ हुकूमत का आपसे? आप बैठे, कोई आपको टेलीफोन कॉल आई, कोई रब्ता आप लोगों से हुकूमत ने किया इस सिलसिले में? असल में जी हुकूमत से मेरा रब्ता अभी तक नहीं हो सका। कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश की गई थी तो मुलाकात नहीं हुई। इस्माइल राहू साहब और मैं एक तकरीब में साथ थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, सर आप अपना किरदार अदा करें, जमूत तारी है, कमिश्नर साहब से मिल बैठने के हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से बात करें। तो इस्माइल राहू साहब ने अभी तक जवाब मुझे मिला नहीं है उनकी जानिब से। तो मुमकिन है जल्द हम बैठे। अच्छा, तो ये कितने रोज हो गए? क्योंकि राहू साहब और आप तो पिछले बुध को भी साथ थे, राहू साहब ने कहा था कि जल्दी आप लोग और ये लोग साथ बैठेंगे और इस मामले का कोई ना कोई हल निकलेगा। आज एक अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था कि ये दूध की कीमत तो 160 रुपये तक जा सकती है, और पिछले हफ्ते आपने बताया था कि रमज़ान की वजह से अभी ये ज़रा कीमतें कम हैं, उसके बाद एकदम से ये तक भी जा सकती हैं। ऐसे ही है शाकिर साहब?
जी ऐसा ही है जी, सही है जी। दूध की कीमतें रमजान मुबारक के बाद जरूर इसमें इजाफा होगा। रमजान मुबारक के एहतराम में 10 रुपए कम किए गए थे और अवामुन्नास की जो मौजूदा हालात हैं, जाहिर सी बात है सभी बदहाली का शिकार है, फार्मर्स भी उसी बदहाली का शिकार है। तो बहुत जरूरी है। इस्माइल राव साहब के साथ मैं 4 दिन पहले था, मैं एक अच्छा। तकरीब थी सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो की, तो मैंने उसमें इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी कमिश्नर साहब से आप राब्ता करें प्लीज। और जो जमूत तारी है, फार्मर्स भी परेशान है, अवामुन नास भी परेशान है, तो फौरी तौर पे जब सिंध हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद है तो इन्हें नोटिफिकेशन करना चाहिए कमिश्नर कराची को। जी, तो राव साहब 4 दिन पहले शाकिर साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की आपसे, आज हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रा नवीद शेख साहब को जगाएं, वो थोड़ा जागें, थोड़ा अपनी ड्यूटीज़ को वो सीरियस लें, काम करें अवाम के मफाद में। ये अवाम की जेब से कितने करोड़ों रुपए अब तक निकल चुके हैं इजाफी मन में। बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं कमिश्नर को हिदायत करता हूँ कि कमिश्नर साहब तमाम को जो फरीकीन हैं उनसे बैठें, बात करें, मामला तय करें, क्योंकि एक तरफा दूध की कीमतों में इजाफा जो है वो बिल्कुल ही नामुनासिब होगा और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हमें पता है, हमें एहसास है कि इस वक्त भैंसों की कीमतें भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, खली भूसा हर चीज जो है वो बहुत ही महंगी हो चुकी है, उनकी कीमतें दुगनी तिगनी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कंज्यूमर का भी एहसास है कि आवाम जो दूध इस्तेमाल करने वाले हैं, अब उनका पहले भी जो हालात। और राव साहब रेट लिस्ट भी सही जारी करें, चूंकि दूध की दुकानों पर लड़ाई हो रही होती है खरीदारों और दुकानदारों के दरमियान। खरीदार ये कहता है 94 रुपए कीमत है, दूध फरोश ये कहता है 130 रुपए कीमत है। नहीं दे सकते, तो ये जो महंगाई का। हेलो जी जी जी, इस्माइल साहब आपकी आवाज आ रही है। कह रहा हूँ कि रेट लिस्ट भी सही सरकारी जारी करें, उस पर 94 रुपए दर्ज होता है तो वो दुकानदार से लड़ रहा होता है खरीदार। यकीनन इसमें मैं कहता हूं कमिश्नर को जल्द से जल्द बिठा के फरीकीन को, सबको, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के जो भी मामला है वो तय करें। जी शाकिर साहब, कुछ उम्मीद लग रही है आपको? राव साहब तो इस मामले को ले रहा है सीरियस, लग रहा है कि ये कमिश्नर को बोलेंगे भी, चूंकि इन्होंने पिछले हफ्ते भी यकीन दिलाया था, 4 दिन पहले आपसे ही मिल चुके हैं, अब ये बैठ जाते हैं ये लोग आपके साथ, तो कहीं कोई इस्तेहकाम आ सकता है दूध की कीमतों में? ये जो आप बात कर रहे हैं 175 तक जाने की। बात ये है जी, सिंध गवर्नमेंट के तो इक़दाम आपके सामने है, ये एक्सपो भी करने जा रहे हैं फार्मर्स की बेहतरी के लिए, दूध की कीमतों में, गोश्त की कीमतों में कमी के लिए। वफाकी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे हमारा साथ देना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को की जो बाज पॉलिसीज हैं उसकी बुनियाद पे जो 45% चारा पाकिस्तान पैदा करता है अपनी जरूरियात का, वो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो जरूरत इस चीज की है कि हम चारे की एक्सपोर्ट को बंद करते हैं, जानवर की नस्लकशी को रोकते हैं, ताकि हम फौरी तौर पे दूध की कीमतें कम कर सकें। जैसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या वजीर आजम इमरान खान नोटिस लेंगे, चारे की एक्सपोर्ट 45% देखें जरूरियात का चारा पैदा होता है वो भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो हमारे लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, आपके लिए दूध की कीमतें, गोश्त की, मुर्गी की कीमतें आपके लिए बढ़ जाती हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हम जो फोडर की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पे बंद कर दें ताकि दूध की कीमतें कम हो सके। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। शाकिर गुज्जर साहब, इस्माइल राव साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद यही है कि अगले राव साहब और शाकिर गुज्जर साहब दोनों से रब्ता करेंगे तो ये मामला हल हो चुका होगा और अवामी मफाद में इस मामले का हल हुआ होगा। इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान की आवाम को और ख़ासतौर पर कराची की आवाम को पहुँचेगा। और आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब और मकसद पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों के तहत एक बेहतरीन और अजीम फलाही रियासत बनाना है, जिसका इज़हार वो हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी हर तकरीर, हर खिताब, गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ में करते रहते हैं। इस ख्वाब की ताबीर सिर्फ बातों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अमली तौर पर भी गुज़िश्ता 2.5 सालों में इस हुकूमत ने कई ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिनसे बेघर, गरीब और नादार तबके की मदद की जा सके। एहसास किफ़ायत प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाती है। सेहत इंसाफ कार्ड से गरीब तबका बेहतरीन इलाज की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकता है और वो गरीब जिनको छत मैसर नहीं है उनके लिए पनागाहें बनाई गई हैं। और आज रियासत मदीना की जानिब एक और कदम बढ़ाया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और शानदार प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और इस प्रोग्राम का उन्वान है कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पनागाहें और कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम फलाही रियासत का आगाज़ है। बहुत सारे मुखय्यर हजरात इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम में मेहनत कशों को बेहतरीन खाना फराहम करना है। पनागाहें मुस्तहिक और मेहनत कशों की सहूलत के लिए हैं। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के जरिए मोबाइल वैन से दिहाड़ीदार मजदूरों और गरीब अफराद को मौके पर ही ताज़ा और गर्म खाना दिया जाएगा और इस प्रोग्राम का दायरेकार वक्त के साथ साथ पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जल्द एक ऐसा दिन भी आए कि पूरे पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।